परिवार खुशी खुशी पारिवारिक तस्वीरें ले रहा था, लेकिन गोद लिया हुआ लड़का केवल कोने में अकेला बैठ सकता था। परिवार की आपत्तियों के बावजूद मां ने लड़के को आने और साथ में तस्वीरें लेने के लिए कहा। लड़का थोड़ा हैरान हुआ। वह परिवार के पास सावधानी से खड़ा था। एकले के साथ काले लड़के को पहली बार परिवार की गर्मजोशी महसूस हुई। यह एक सच्ची कहानी है जिसने अनगिनत लोगों को रुला दिया। लड़के का नाम माइक है। हालांकि वह अभी 16 साल का हुआ है। वह पहले से ही 2 मीटर से अधिक लंबा है और उसका वजन 300 पाउंड है। इतना विशाल शरीर केवल बच्चों के समूह के साथ खेलता है, क्योंकि उसका IQ केवल 6 वर्ष का है। लेकिन वह कई वर्षों से अकेला घूम रहा है। जब उसे भूख लगती थी तो वह दूसरों का बचा हुआ पॉपकॉर्न उठा लेता था, और जब उसे नींद आती थी तो वह व्यायामशाला के फर्श पर सो जाता था। क्योंकि उसकी माँ एक नशेड़ी थी और उसका जैविक पिता एक रहस्य। उनकी माँ माइक की देखभाल करने में असमर्थ थी, इसलिए सरकार ने माइक को पालक परिवारों के पास भेज दिया। लेकिन कुछ ही वर्षों में माइक को 10 से अधिक परिवारों में स्थानांतरित कर दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पास बहुत अधिक भोजन था। इससे दत्तक माता पिता पर बहुत दबाव पड़ा। जब भी वह परिचारिका की शिकायतें सुनता, माइक जानता था कि उसका था। मैंने सुना है कि माइक की मुलाकात एक नेक आदमी से हुई जिसने उसका जीवन बदल दिया। जब श्वेत जोड़े ने देखा कि माइक ने पतले कपड़े पहने हुए हैं तो उन्होंने चिंता व्यक्त करने के लिए अपनी कार की खिड़कियां नीचे कर ली। माइक ने कहा कि वह जिम जा रहा है। जिम बंद होने के कारण उनकी पत्नी एनी थोड़ी उलझन में थी, इसलिए वह कार से बाहर निकली और माइक से पूछा, आप जिम क्यों जा रहे थे? क्योंकि यह गलत है। क्या आपको आज रात कुछ कहना है? झूठ बोलने की हिम्मत मत करो। माइक ने सिर हिलाया। इससे एनी की सहानुभूति जगी। उसने मुड़कर अपने पति की ओर देखा। पति जानता है कि उसकी पत्नी एक दयालु इंसान है। युगल अपनी आंखों के माध्यम से आम सहमति पर पहुंचे। उन्होंने माइक को एक रात के लिए घर ले जाने का फैसला किया। माइक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह इतने आलीशान विला में कभी नहीं गए, बहुत आरक्षित। सौभाग्य से एनी एक विचारशील व्यक्ति। उसने सोफा ठीक किया, माइक को सोने के लिए जगह दी, सीमित जगह के बावजूद, लेकिन गर्मी ज्यादा है। लेकिन एनी को अचानक पछतावा हुआ, क्योंकि वे माइक को बिल्कुल नहीं जानते। यदि वह अशुद्ध हाथ पैर वाला व्यक्ति है तो क्या होगा, जिससे परिवार को बहुत नुकसान होगा। हालांकि पति इससे सहमत नहीं था। बस एक रात है ना, छुपकर तो नहीं मारते हो, मुझे लगता है। अगले दिन जब एनी उठी तो उसने देखा कि घर में कोई नुकसान नहीं हुआ है और सोफा साफ कर दिया गया है। उसे अपने संदेह पर शर्म महसूस हुई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि माइक कहाँ चला गया है। वह जल्दी से घर से बाहर निकली और देखा कि माइक ज्यादा दूर नहीं गया है, इसलिए उसने तुरंत उसे रोका और उसे साथ में थैंक्सगिविंग मनाने के लिए आमंत्रित किया। माइक ने इतने शानदार व्यंजन को देखा, लेकिन उसने केवल कुछ चम्मच चावल ही काटे। अपनी बड़ी भूख को उजागर न करने के लिए उसने चुपचाप रोटी का एक टुकड़ा लिया और दूर अकेले ही खा लिया, जबकि बाकी लोग खेल देखते हुए खा रहे थे। माइक को उत्सव के माहौल का एहसास कराने के लिए एनी ने अपने परिवार को रात के खाने के लिए मेज पर आमंत्रित किया और भोजन से पहले एक साथ प्रार्थना की। उसकी बहन ने देखा कि माइक थोड़ा शर्मीला था, इसलिए उसने उससे संपर्क करने की उसने बहादुरी से अपनी बहन का हाथ थाम लिया। इस तरह माइक और परिवार, इसलिए वह उसे कपड़े खरीदने के लिए दुकान में ले गई और उसे अपनी इच्छानुसार कपड़े चुनने दिए। लेकिन माइक ने केवल एक सस्ती पोशाक चुनी, क्योंकि वह दूसरों पर बहुत अधिक एहसान नहीं करना चाहती। एनी को उम्मीद नहीं थी कि माइक इतना समझदार होगा। वह माइक के बढ़ते परिवेश के बारे में जानने को उत्सुक थी, लेकिन माइक इस बारे में बात करने से बचता था। एनी की बार बार पूछताछ के बाद माइक एनी को उस स्थान पर ले गया जहां वह बचपन से रहती थी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गरीब समुदाय था। मलिन बस्तियां न केवल गंदी और गंदी थीं, बल्कि उनमें गुंडों का भी निवास था। भले ही एनी कार से बाहर नहीं निकली, फिर भी लोगों के इस समूह ने उसे उकसाया। उसे एहसास हुआ कि वह माइक को इस माहौल में नहीं रहने दे सकती, इसलिए वह माइक को वापस घर ले गई। एनी चाहती थी कि वह यहीं रहे और माइक भी चाहता था कि उसके पास एक गर्मजोशी भरा घर हो। इतने वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद वह कहीं नहीं जाना चाहती थी, इसलिए एनी ने माइक के लिए एक अलग कमरा बनाया और एक बड़ा बिस्तर बनाया। मुस्कुराओ। हाँ सर, लेकिन मैंने कभी नहीं खाया। क्या आप अपना खुद का एक कमरा चाहते हैं? एक बिस्तर? एनी थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, लेकिन मुझे इस बच्चे पर ज्यादा दुख है। वह कमरे में लौट आई। कुछ देर सोचने के बाद मैंने मन ही मन एक साहसिक निर्णय लिया। वह माइक को गोद लेना चाहती है, इसलिए मैं माइक की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्कूल गया। लेकिन मुझे पता चला कि माइक की सीखने की क्षमता 95% लोगों जितनी अच्छी नहीं है। लेकिन इससे एनी पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि माइक को बड़ा फायदा है। उनकी सुरक्षात्मक परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एनी के घर में एक काला लड़का रहता था। यह बात तेजी से महिलाओं के बीच फैल गई, लेकिन एनी ने अभिनय करने से पहले 2 बार सोचा। भले ही उसका पति एक रेस्टोरेंट चेन चलाता हो, लेकिन इस बच्चे के कारण वह भी बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एनी की बेटी बहुत खूबसूरत, ये अनिवार्य रूप से लड़कों को जंगली कल्पनाएं करने पर मजबूर कर देगा। हालांकि एनी ने स्पष्ट रूप से अपने दृष्टिकोण पर जोर दिया, लेकिन मेरे दिल में भी कुछ शंकाएं हैं। उसने अपने पति की राय पूछी। पति ने पत्नी के प्रति पूरा समर्थन जताया। उसने फिर से अपनी बेटी की राय पूछी। मेरी बेटी को स्कूल की गपशप याद है। वह झिझकती हुई लग रही थी, लेकिन माइक का मासूम लुक देखकर उसके हृदय में एक स्पर्श हुआ। सहपाठियों की निगरानी में उसने माइक को स्वीकार करना चुना और छोटे बेटे को शुरू से ही माइक पसंद था। ऐसा भाई पाकर वह बहुत खुश है। एनी को उसके परिवार का समर्थन प्राप्त है। बस एक आखिरी चिंता बची है। वह माइक की जानकारी लेने के लिए गोद लेने वाली एजेंसी के पास गई। यह पहली बार था जब मुझे उसके माता पिता के बारे में पता चला। 5 साल भर नशे की आदी रहती है। व्यस्त जीवन ने उन्हें 10 से अधिक बच्चों को जन्म देने की अनुमति दी, लेकिन बच्चों के पिता अंतर नहीं बता सके। इसका मतलब यह है कि माइक बिना पिता के बड़ा हुआ। एजेंसी ने कहा कि उसे मां की सहमति लेने की जरूरत नहीं है, आप गोद लेने की प्रक्रियाओं से गुजर सकते हैं। लेकिन एनी ने व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला किया। उसे माइक की मां मिल गई। यह जानने के बाद कि एनी माइक को गोद लेने जा रही है, मां को कोई परेशानी नहीं लगती। यहां तक कि एनी को माइक को लेकर आशावादी रहने की सलाह भी दी, क्योंकि माइक अक्सर अपने आप ही फिसल जाता है। लेकिन वह बात कर रही थी, मैं आंसू बहाने से खुद को नहीं रोक सका। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि एक मां के रूप में मैं ऐसा महसूस करती हूँ। एनी ने एक पारिवारिक बैठक आयोजित की। माइक का परिवार में आधिकारिक तौर पर स्वागत है। उन्होंने एक साथ एक पारिवारिक फोटो ली। माइक को क्रैम स्कूल में नामांकन शरीर का फायदा उठाया जा सके। उसे स्कूल की रग्बी टीम में शामिल होने की सिफारिश की। माइक ने 10 साल से अधिक के बेघर जीवन को अलविदा कहा, एक नया जीवन शुरू किया। इस दिन माइक को उम्मीद है कि उसकी मां उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिलाएगी, क्योंकि वह अपनी पहचान साबित करने के लिए एक दस्तावेज चाहता है। मां उसकी बात मान गई। माइक को तुरंत अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। पिताजी ने
ने उसे एक कार दी। माइक नई कार चलाता है, अपने भाई के साथ सड़क पर खामोशी से गाड़ी चला रहा हूँ। अप्रत्याशित रूप से एक दुर्घटना घटी। माइक एक तरफ बैठ गया और खुद को बहुत दोषी ठहराया, लेकिन मेरे भाई को केवल कुछ सतही चोटें आई। पुलिस को लगा कि यह अविश्वसनीय है, क्योंकि एयर बैग का तुरंत ऊपर उठने का बल वास्तव में बहुत मजबूत होता है। बच्चे नहीं कर सकते सहने योग्य। आमतौर पर इससे गर्दन टूट जाती थी या चेहरे की विकृति। और भी बुरा, दोनों बच्चे भगवान के कृपा पात्र हैं, कोई गंभीर परिणाम नहीं हुआ। माँ माइक को सांत्वना देने के लिए उसके पास जाती है। दुर्घटना के लिए वह दोषी नहीं है, यह दूसरा पक्ष था जिसने यातायात नियमों का उल्लंघन किया। फिर माइक ने अपना अपराध बोध छोड़ दिया। तभी माँ ने माइक की बांह पर चोट देखी। माइकल, तुम्हारे हाथ में क्या चल रहा है? तभी माँ को एहसास हुआ कि यह भगवान का आशीर्वाद नहीं था, बल्कि माइक ने अपने छोटे भाई को बचा लिया था। माइक की सुरक्षा की प्रबल भावना उसकी ताकत थी, लेकिन यह उसकी कमजोरी भी थी। वह किसी और की बजाय खुद को चोट पहुंचाना पसंद करेगा। रग्बी खेल में इस प्रकार की चेतना काम नहीं करेगी। हालांकि उसके पास मजबूत शारीरिक प्रतिभा है। एक लेफ्ट फॉरवर्ड के रूप में उसे अपने साथियों के लिए रास्ता साफ करने और प्रतिद्वंद्वी के तीरों को रोकने के लिए पहल करनी होगी। लेकिन माइक अस्थायी रूप से ऐसा करने में असमर्थ है और वह बुनियादी रग्बी नियमों को भी नहीं समझता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह बिल्कुल भी नहीं खेल पाएंगे। माइक को शीघ्र सुधार करने में मदद करने के लिए उसके छोटे भाई ने माइक का कोच बनने की पहल की। उन्होंने पूरी गर्मी की छुट्टियों का उपयोग न केवल माइक को नियम सिखाने के लिए किया, बल्कि उन्हें बुनियादी प्रशिक्षण की एक श्रृंखला आयोजित करने की भी अनुमति दी और यहाँ तक कि समीक्षा के लिए उनके प्रशिक्षण खेलों को रिकॉर्ड भी किया। हालांकि माइक की कमजोरियां अभी भी दूर नहीं की जा सकी। कोच ने कई तरीके भी आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने ये बात माइक के बारे में कही। माँ कोच की अक्षमता बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा लगता है उसने आकर माइक को व्यक्तिगत रूप से बताया, और अगर कोई मेरे पास आने की कोशिश करता तो आप उसे रोक देते, है ना? और जब आप और एसजे उस कार दुर्घटना में थे तो आपने एयर बैग के साथ क्या किया? इसे रोका। आपने इसे रोक दिया। आपने इसे रोक दिया। ये टीम आपका परिवार है माइकल। आपको उन्हें उन लोगों से बचाना होगा, ठीक है? हालांकि मेरी माँ कोच नहीं है, लेकिन उनके तरीके कोचिंग से ज्यादा कोचिंग वाले हैं, क्योंकि वह माइक को किसी से भी बेहतर जानती है। मेरी माँ ने जो कहा उसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि माइक ने रेन और डू के 2 चैनल खोल दिए हैं। अगले प्रशिक्षण में माइक आखिरकार पहल करने को तैयार है। वह अपने फायदे के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करता है। वाक्य बाद एक प्रतिद्वंद्वी को ब्लॉक किया, अपना काम बहुत अच्छे से पूरा किया। लेकिन प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा 2 अलग चीजें हैं। माइक के पहले आधिकारिक गेम में एक बड़े दृश्य का सामना करना पड़ रहा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, और विरोधी भड़काते रहते हैं। माइक भ्रमित लग रहा था। वह अपनी ताकत के अनुरूप खेलने में असफल रहे, अपने से छोटे प्रतिद्वंद्वी को रोकने में असमर्थ, किसी साथी से पास प्राप्त करने में असमर्थ। नतीजा यह हुआ कि टीम काफी पीछे रह गई। खेल पूरी तरह से प्रतिद्वंद्वी की लय में आ गया, यहाँ तक कि रेफरी भी प्रतिद्वंद्वी का पक्ष लेता है। ऐसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ा। कोच को रेफरी पर दबाव बनाना पड़ा, लेकिन रेफरी द्वारा गंभीर चेतावनी दी गई। लेकिन कोच के शब्दों ने माइक को प्रभावित किया। यह युवक मेरी टीम के लिए खेलता है, और मैं उसका बचाव ऐसे करूंगा जैसे वह मेरा अपना बेटा हो। चिंता मत करो शिक्षक, मैं समझता हूँ। को किसी से भी बेहतर जानती है। मेरी माँ ने जो कहा उसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि माइक ने रेन और डू के 2 चैनल खोल दिए हैं। अगले प्रशिक्षण में माइक आखिरकार पहल करने को तैयार है। वह अपने फायदे के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करता है। वाक्य बाद एक प्रतिद्वंद्वी को ब्लॉक किया, अपना काम बहुत अच्छे से पूरा किया। लेकिन प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा 2 अलग चीजें हैं। माइक के पहले आधिकारिक गेम में एक बड़े दृश्य का सामना करना पड़ रहा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, और विरोधी भड़काते रहते हैं। माइक भ्रमित लग रहा था। वह अपनी ताकत के अनुरूप खेलने में असफल रहे, अपने से छोटे प्रतिद्वंद्वी को रोकने में असमर्थ, किसी साथी से पास प्राप्त करने में असमर्थ। नतीजा यह हुआ कि टीम काफी पीछे रह गई। खेल पूरी तरह से प्रतिद्वंद्वी की लय में आ गया, यहाँ तक कि रेफरी भी प्रतिद्वंद्वी का पक्ष लेता है। ऐसी विपरीत